अभी आप थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली समझो। सोम, आप ये फर्स्ट फ्लोर के ओनर हो, प्लस आपके पास पार्किंग एरिया है। अब है ना थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचो कि जब पीए इसके पास गया और बोला कि हमें फर्स्ट फ्लोर भाड़े पे चाहिए, तो मैंने एग्जांपल ऐसा बनाया कि इसने बोला फर्स्ट फ्लोर का भाड़ा 2 लाख, पार्किंग एरिया का भाड़ा 1 लाख। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझोगे ना, आपको कोई भी कहने से ऐसा अलग से भाड़ा नहीं बताता है। जब वो बोलेगा ना सोम भाड़ा 3 लाख है, इट इज इंप्लाइड क्या कि जो पार्किंग एरिया है, लैंड विच इज अटैच टू दिस बिल्डिंग, कहने से वो पीए यूज करने वाला है। आप सोचो, आप किसी घर में, आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हो, आपको वो बिल्डिंग में आपने पार्किंग भी लिया है। अब समझो आपका घर आप भाड़े पे दे रहे हो, तो इट इज इंप्लाइड ना कि आप अपना घर भी भाड़े पे दे रहे हो और नीचे जो पार्किंग एरिया है वो भी भाड़े पे जा रहा है। अच्छा, किसी को अगर आपने फार्म हाउस भाड़े पे दिया, तो फार्म हाउस जो घर बनाया है आपने फार्म हाउस में, कहने से वो भी भाड़े पे जाएगा, और बाहर का जो गार्डन एरिया है कहने से वो भी तो उसी को भाड़े पे जाएगा। तो अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकली नो वन मेक्स अ सेपरेट अग्रीमेंट फॉर लैंड विच इज अटैच टू बिल्डिंग। ये लैंड जो बिल्डिंग से अटैच्ड है ना, अटैच्ड, उसका कोई पर्सन सेपरेट अग्रीमेंट बनाता भी नहीं है। ये तो मैंने एग्जांपल बना के आपको समझाया कि नीचे का पार्किंग एरिया का इतना और इतना। ऐसा कौन बनाता है मुझे बताओ। अगर आज मेरे पास एक फार्म हाउस है जिसमें मैंने घर बनाया और बाहर एक पूरा गार्डन है, आप मेरे पास आए और बोला फार्म हाउस भाड़े पे चाहिए, तो इट इज इंप्लाइड क्या कि जो गार्डन एरिया है वो भी आप ही यूज करने वाले हो। बैठा दिमाग में? तो इसी रीजन के वजह से जो लैंड बिल्डिंग से अटैच्ड है, जो लैंड बिल्डिंग से अटैच्ड है, कहने से उसको हमने यहीं पे टैक्स किया है। बैठा दिमाग में? अब ये आपका पहला कंडीशन था। क्या बोल रहा है पहला कंडीशन? बोलो। प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ क्या? बिल्डिंग्स और लैंड विच इज अपर टेनेंट देयर टू। अपर टेनेंट देयर टू मतलब किससे? बिल्डिंग से अटैच्ड। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है, तो मैं सेकंड कंडीशन पे जाऊं। सेकंड कंडीशन, पर्सन अर्निंग इनकम शुड बी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या कि जो पर्सन प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहा है वो कौन होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। पर्सन अर्निंग इनकम शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी के क्या होने चाहिए? ओनर होने चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल समझो, ये एक प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी जो है ना वो मिस्टर ए का प्रॉपर्टी है। मिस्टर ए ने क्या किया? यही प्रॉपर्टी उसने भाड़े पे दिया। किसको? मिस्टर बी को। यह हाउस प्रॉपर्टी गया और इधर से इसको रेंट मिलना स्टार्ट हुआ। किसको? मिस्टर ए को। अब मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने, प्रॉपर्टी किसका है? ये प्रॉपर्टी किसका है? ए का प्रॉपर्टी है, बी को भाड़े पे दिया। बी ने क्या किया पता है? बी ने यही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी सी को उसने भाड़े पे दे दिया। यह हाउस प्रॉपर्टी गया, इधर से रेंट आया। जब आप प्रॉपर्टी भाड़े पे देते हो, भाड़े पे, इसको हम क्या बोलते हैं? लेट आउट करना, लेट आउट। इसको हम बोलते हैं सबलेट करना। क्या करना? सबलेट। आपने किसी को लेट आउट किया, उसने किसी और को दिया प्रॉपर्टी। नाउ अंडरस्टैंड, इन दिस ट्रांजैक्शन कैन आई से मिस्टर ए ही इज अर्निंग इनकम, प्लस कैन आई से मिस्टर बी ही इज ऑल्सो अर्निंग इनकम, रेंटल इनकम। तो अब मिस्टर ए, तेरी इनकम जो है ना वो टैक्सेबल होगी अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ये प्रॉपर्टी का ओनर है। बट मिस्टर बी को जो रेंट मिल रहा है ना, ये टैक्सेबल होगा कहां पे? नॉट अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो कहां टैक्सेबल होगा भाई? ये इनकम भी इनकम फ्रॉम
अदर सोर्स में जाएगा। क्यों मिस्टर बी को ये हेड में टैक्स नहीं लग रहा है? मिस्टर बी ओनर नहीं है। मिस्टर बी जो है वो ओनर नहीं है, वो चीज ध्यान में रखना। बोलो समझा? पक्का? पर्सन अर्निंग इनकम शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग से जो भी इनकम आएगी वो कहां टैक्सेबल हो जाएगी? अदर सोर्सेस के अंदर। थर्ड कंडीशन एंड लास्ट कंडीशन, ओनर शुड नॉट यूज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या लिखा है? पढ़ो। ओनर शुड नॉट यूज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। नाउ फॉर एग्जांपल, सोहम इज ओनर ऑफ दिस फर्स्ट फ्लोर एंड सोहम ने इधर खुद के कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दिए। सोहम ने यहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। नाउ अंडरस्टैंड, इनकम विच सोहम इज अर्निंग, स्टूडेंट्स जो भी फीस भरेंगे, कैन आई से, इज नॉट टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। कहां टैक्सेबल होगा ये? बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो अब ओनर शुड नॉट यूज। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, समझो ओनर सोहम है और सोहम ने ये प्रॉपर्टी पीए को भाड़े पे दिया। पीए कौन बन चुका है अभी? टेनेंट। और टेनेंट ने यहां पे कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया है। चलेगा क्या? यस। ओनर की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। क्या लिखा है? हु शुड नॉट यूज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस? ओनर शुड नॉट यूज। टेनेंट कैन यूज द प्रॉपर्टी। टेनेंट तो कुछ भी कर सकता है प्रॉपर्टी का। So tenant can use the property for business and profession. Owner should not use property for business and profession. So ये टोटल 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या है बोलो? प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड अपॉर्टिनेंट thereto. सेकेंड कंडीशन, पर्सन अर्निंग इनकम शुड बी एंड ओनर शुड नॉट यूज प्रॉपर्टी फॉर। अगर ये 3 कंडीशंस क्या हो जाएगी तो आपकी इनकम टैक्सेबल है अंडर दी हेड हाउसिंग में, हाउस प्रॉपर्टी। एंड अगर समझो कोई एक आध भी कंडीशन सेटिस्फाई, इनकम टैक्स तो नॉट अंडर दिस हेड, अंडर सम अदर हेड्स। अदर सोर्सेज नहीं, अदर हेड्स। अदर हेड्स 4 है टोटल। तो अब रेंट फ्रॉम वेकेंट प्लॉट कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज। सब लेटिंग से इनकम कहां टैक्सेबल होगी? एंड जो भी आपको बिजनेस कर रहे हो अगर, तो वो इनकम तो बिजनेस में जाएगी। अब तुम अगर हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर देखोगे, पहला ही सेक्शन देखो क्या लिखा है, चार्जिंग सेक्शन 22। पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है? प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड अपॉर्टिनेंट thereto. सेकेंड, पर्सन अर्निंग इनकम शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ओनर शुड नॉट यूज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये 3 कंडीशन है। नीचे देखो पॉइंट्स रिक्वायरिंग अटेंशन। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड। नेक्स्ट क्या लिखा है? रेंट फ्रॉम इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। एंड व्हाट इज योर ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी? ईयर इन विच रेंट इज ड्यू। बोलो समझा? जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी यहां पे आपको एक्सप्लेन किए सारे कवर हो गए हैं बराबर। अब आपको लिखना ही है, लेकिन 1 मिनट उसके पहले अब अपने को स्टार्ट करना है विद सेक्शन नंबर 23, कंप्यूटेशनल प्रोविजन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 23, पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किस तरह से होगा ना, वो मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा बेस बोलते हैं ना हाउस प्रॉपर्टी का, वो ये सेक्शन है। इन्होंने क्या किया है, ध्यान से सुनो। प्रॉपर्टी को है ना 2 पार्ट में डिवाइड किया है। या तो प्रॉपर्टी क्या होगी? एलओपी। व्हाट इज एलओपी? लेट आउट प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने भाड़े पे दी है। और दूसरी होगी एसओपी। एसओपी का मतलब है
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रहता है। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज है, एलओपी एंड एसओपी। मुझे आपको क्या सिखाने का है, एलओपी का फाइनल इनकम क्या, मतलब अगर प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया है तो भाड़ा आएगा, दैट इज योर इनकम, बट अंडरस्टैंड ऑन दैट रेंट यू शुड नॉट पे टैक्स। फ्रॉम रेंट विच यू आर रिसीविंग यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग expenses which are incurred to earn that rental income. So first you will receive rent, if suppose rent is 12 lakhs and expenses which are incurred to earn that 12 lakh is समझो कि 4 लाख रुपया, तो आपको टैक्स कितने पे लगना चाहिए, 12 माइनस 4 8 लाख पे। तो कैलकुलेशन कैसे करना है, अपने को किधर पहुंचना है पता है, 8 लाख पे पहुंचना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। भेजे में गया आपके, तो अपन कंप्यूटेशनल प्रोविजन में यही पढ़ेंगे कि आपको कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा, अमाउंट निकालना है। आप मुझे बताओ ना, आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो अकाउंट्स में टैक्स सेल्स पे लगता है कि नेट प्रॉफिट पे लगता है, तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, बस वही मैं आपको सिखाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। बोलो समझा? चलो पहले आप लोग इतना लिख लेंगे, चलो बढ़ते हैं आगे। अभी मैं आपको कंप्यूटेशनल प्रोविजन सिखाऊंगा। अपना टाइम जाने वाला है एलओपी के ही केस में। एलओपी एक बार समझ गया, एसओपी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनना मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आपने एक प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है, मुझे बताओ ना, एज अ टैक्स पेयर आप क्या चाहोगे, कि ज्यादा टैक्स भरे कि कम टैक्स भरे? कम। अब कम टैक्स भरने के दो तरीके हैं, एक इनकम ही कम दिखाओ और दूसरा खर्चे ज्यादा दिखाओ। सी अगर ये बनाने का नहीं है आपको, ये पीएनएल अकाउंट है समझो आपका, टैक्स लगता है ऑन नेट प्रॉफिट। तो दो वेज है नेट प्रॉफिट कम करने के। वे नंबर 1 क्या है, फर्स्ट वे क्या है प्रॉफिट कम करने का, इनकम कम दिखाओ। और दूसरा वे क्या है प्रॉफिट कम करने का, एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाओ। फाइनली अपने को नेट प्रॉफिट ही कम करना है ना, तो नेट प्रॉफिट कम तो दो तरीके से हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, हाउस प्रॉपर्टी में लोग ऐसे ही टैक्स की चोरी कर रहे थे। टैक्स की क्या कर रहे थे यहां पे, चोरी। कैसे चोरी कर रहे थे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रॉपर्टी सोहम आपको भाड़े पे दी है, हमारा रेंट फिक्स हुआ है 1 लाख रुपीस पर मंथ, पर मैंने सोहम को क्या बोला है, सोहम आप 60,000 रुपीस मुझे चेक में देना, 40,000 रुपया आप मुझे कैश में देना। मैं क्या करूंगा, इधर दिखाऊंगा 60,000 पर मंथ, कैश वाला एंट्री तो मैं दिखाऊंगा इन्हें। लोग क्या कर रहे थे, जो प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रहे थे, जानबूझ के रेंट कम दिखाई जाती थी, जानबूझ के रेंट जो है वो कम दिखाई जाती थी, ताकि यू कैन से आपका प्रॉफिट कम हो दिखे। तो 60,000 रुपीज आपने क्या दिखाया है, रेंट पर मंथ, जबकि आपका एक्चुअल में रेंट कितना है, 1 लाख। अब ये चीज गवर्नमेंट को भी पता ही है कि ऐसे लोग चोरी करेंगे, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन क्या बनाया कि देखो एक काम करते हैं, हमें भी पता है कि शायद तुम ये रेंट एक्चुअल नहीं दिखा रहे हो, शायद तुम ये रेंट कम दिखा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन क्या बनाया कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी भाड़े पे दोगे ना, हम हमारे हिसाब से भी बताएंगे कि आपको कितना रेंट मिलना चाहिए। मतलब क्या, अब हमारे पास और एक रेंट होगा, कौन सा रेंट, गवर्नमेंट का रेंट। अब अगर गवर्नमेंट का रेंट समझो कि है 1 लाख रुपीस पर मंथ, और तुम अगर बता रहे हो कि तुम्हें रेंट मिल रहा है 60,000 पर मंथ,
तो गवर्नमेंट ऐसा ही मान लेगा क्या कि तुम्हारा रेंट 60,000 नहीं है, तुम्हारा रेंट कितना है, 1 लाख है, तुमने 40,000 की चोरी की है। बट अगर गवर्नमेंट का रेंट 1 लाख है और तुम्हें मिल रहा है समझो 1,20,000, तो गवर्नमेंट बोल रहा है तो हम तुम्हें टैक्स कितने पे लगाएंगे, 1,20,000 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यू कंपेयर योर रेंट विथ गवर्नमेंट रेंट, दोनों में से विच एवर इज हायर, कहने से वो तुम्हारी अब फाइनली इनकम मानी जाएगी। मतलब पीएनएल के क्रेडिट में क्या आएगा, यहां पे पीएनएल के क्रेडिट में, पीएनएल बनता नहीं है यहां पे, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन कि आपकी इनकम क्या लेनी है, इनकम। तो इट विल बी आइदर योर रेंट दैट इज एक्चुअल रेंट विच यू आर रिसीविंग, और रेंट एज पर गवर्नमेंट विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। मैं जो बोल रहा है वो समझ में आया? तो अब तुम्हें समझ में ये भी आना चाहिए क्या कि जो एक वे है टैक्स बचाने का, क्या इनकम कम दिखाओ, कहने से दैट इज नॉट पॉसिबल इन हाउस प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि आप इनकम अगर कम दिखाओगे तो क्या हो जाएगा, आपकी रेंट कंपेयर होने वाली है किसके साथ, गवर्नमेंट रेंट के साथ, और दोनों में से जो हायर आएगा वही सिलेक्ट होने वाला है। तो इसीलिए आप कम रेंट अब दिखा नहीं सकते। चलो ठीक है, अब इधर आपकी फाइनल इनकम क्या हो गई, बोलो फाइनल इनकम। सो इट विल बी आइदर गवर्नमेंट रेंट और इट विल बी एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। मतलब कहने से अब आप चोरी नहीं कर सकते। अब मैं फॉर्मेट स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो भी आपका गवर्नमेंट रेंट आया और जो भी आपका एक्चुअल रेंट आया, विच एवर इज, बोलो विच एवर इज हायर, उसको हम टैक्स में बोलते हैं, उसको हम टैक्स के अंदर बोलते हैं, ध्यान से सुनना, उसको हम यहां पे बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बोलो क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वापस से क्या बोलते हैं, व्हाट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और रेंट एज पर गवर्नमेंट विच एवर इज हायर। तो अभी से हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्यों ऐसा प्रोविजन आया वो समझा, रीजन समझा इसका? क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, जानबूझ के रेंट कम दिखा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया क्या, कंपेयर योर रेंट दैट इज एक्चुअल रेंट विथ रेंट एज पर गवर्नमेंट विच एवर इज हायर, दैट इज योर GAV, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इधर जो आता है ना, इधर ये दोनों को हायर, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बोलो ये समझा? अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो आ गया, अब क्या माइनस करोगे इसमें से, खर्चे। अपने को नेट प्रॉफिट निकालने का है तो क्या माइनस करेंगे, बोलो खर्चे। अब ध्यान से सुनो, पहला खर्चा जो आपको माइनस करने मिलता है, पहला खर्चा जो आपको हाउस प्रॉपर्टी में माइनस करने मिलता है, वो है म्युनिसिपल टैक्स। बोलो क्या मिलता है माइनस करने, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स क्या है, तो ध्यान से सुनो, म्युनिसिपल टैक्स जो है ना, म्युनिसिपल टैक्स, ये आप पे करते हो किसको, लोकल अथॉरिटी को। इसका और एक नाम है क्या, प्रॉपर्टी टैक्स। आप जिस घर में रहते हो ना, उसका आपको हर महीने थोड़ा सा अमाउंट क्या देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स। ये टैक्स किसके पॉकेट में जाता है, बोलेंगे लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पॉकेट में जाता है ये टैक्स। तो आपको हम यहां से क्या माइनस करने देंगे, बोलो पहले तो म्युनिसिपल टैक्स। अच्छा सर, क्या म्युनिसिपल टैक्स हमारे पास प्रॉपर्टी हुआ तो देना ही पड़ता है, आंसर इज यस। सर हमने प्रॉपर्टी भाड़े पे दी तो भी म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, यस। सर हम प्रॉपर्टी में खुद रह रहे तो भी देना पड़ता है, यस। प्रॉपर्टी है, देना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स। अब तुमने जो म्युनिसिपल टैक्स पे किया, हम तुम्हें माइनस करने देंगे, लेकिन ध्यान से सुनना,
हम आपको म्युनिसिपल टैक्स तभी माइनस करने देंगे जब वो पे हुआ रहेगा, पेड होना चाहिए। मतलब क्या, अगर आपका म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, अभी तक पे नहीं किया है, हम आपको वो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने नहीं देंगे। एंड पेमेंट होना चाहिए, म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट होना चाहिए बाय ओनर। कौन पे करना चाहिए बोलेंगे? म्युनिसिपल टैक्स ओनर पे करना चाहिए, वो माइनस करो। मतलब फॉर एग्जाम्पल सोहम, मैंने आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है, यू आर टेनेंट इन द प्रॉपर्टी, और मैंने आपके साथ अग्रीमेंट ऐसा बनाया है कि आप म्युनिसिपल टैक्स भर दोगे, तो अब मुझे वो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने नहीं मिलेगा। पेमेंट कौन करना चाहिए म्युनिसिपल टैक्स का? ओनर पेमेंट करना चाहिए। और फिर जो आंसर आया इसको हम बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। एक मिनट, म्युनिसिपल टैक्स किसको पे करते हैं पहले वो बताओ, पेमेंट किसको होता है? लोकल अथॉरिटी को। इसका और एक नाम क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स अगर ड्यू है तो माइनस करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कब मिलेगा माइनस करने? पेमेंट। अब ध्यान से सुनना, ये लाइन बराबर से सुनना। आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया, पेमेंट हुआ, फिर वो म्युनिसिपल टैक्स किसी भी ईयर का पे करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पेमेंट हुआ ना मिलेगा। मतलब क्या? लास्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स इस साल पे किया, माइनस कब करने का? इस साल। इस साल का म्युनिसिपल टैक्स इसी साल पे किया, इस साल। नेक्स्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स इस ईयर पे किया, माइनस कब करोगे? इस साल। मतलब आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्स, करंट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स, एडवांस म्युनिसिपल टैक्स सब आज पे किया है इस साल। मतलब शॉर्ट में पेमेंट हुआ, माइनस करो। अब ये मत देखो कि ये पेमेंट कौन से ईयर का किया है, पे करो, डिडक्शन लेके जाओ। पेमेंट आपको क्वेश्चन में दिया है, लास्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स इस साल भरा 5,000, करंट ईयर का 5,000 और नेक्स्ट ईयर का भी 5,000, टोटल 15,000 भरा है, जिसमें से एक लास्ट ईयर का है, एक फ्यूचर ईयर का है और एक करंट ईयर का है। इस साल कितना माइनस करोगे? पूरा 15। आप म्युनिसिपल टैक्स क्या करो? सिर्फ पे, खत्म, मिलेगा माइनस का। अब ये म्युनिसिपल टैक्स जो है, जैसे मैंने आपको बोला, किसके पॉकेट में जाता है बोलेंगे जरा? अब लोकल अथॉरिटी है ना, लोकल अथॉरिटी, ये जो म्युनिसिपल टैक्स हमसे कलेक्ट करती है लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल टैक्स इज सम परसेंटेजेस, मतलब 8%, 10%, 12% ऐसे लगता है। क्वेश्चन आता है किसका 8%, किसका 12%, किसका 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू? किसका? म्युनिसिपल वैल्यू का। इट इज नॉट मार्केट वैल्यू, इट इज म्युनिसिपल वैल्यू। क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? तो म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब है रेंट ऑफ प्रॉपर्टी एज पर लोकल अथॉरिटी। इसका मतलब क्या? आपकी प्रॉपर्टी का कितना भाड़ा आ सकता है, किसके हिसाब से? लोकल अथॉरिटी के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। मतलब समझो ये प्रॉपर्टी है, लोकल अथॉरिटी ने बोला कि म्युनिसिपल वैल्यू इज 8 लाख। इसका मतलब क्या? कि ये प्रॉपर्टी अगर भाड़े पे गई तो इस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से 8 लाख भाड़ा आ सकता है। और ये लोग ने म्युनिसिपल वैल्यू क्यों निकाली है? जस्ट टू कलेक्ट म्युनिसिपल टैक्स। क्यों? क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स इज सम परसेंटेजेस ऑफ व्हाट? म्युनिसिपल वैल्यू। बैठा दिमाग में? तो ये प्रॉपर्टी है, आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी से भाड़ा 8 लाख आ सकता है, आपको म्युनिसिपल टैक्स देना है कितना? 10%। किसका? 8 लाख का। व्हाट इज 8 लाख? 8 लाख इज रेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी एज पर लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी का कितना भाड़ा आ सकता है, दैट इज म्युनिसिपल वैल्यू। अंडरस्टैंड? म्युनिसिपल वैल्यू अलग कॉन्सेप्ट है, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट रेंट अपने को निकालना है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट रेंट अभी तक मैंने सिखाया नहीं है कैसे निकालना है, अभी मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि कौन कौन से खर्चे माइनस करने हैं। तो ये देखो,
अब आपका ऐसे प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, इन दोनों में से जो भी हायर आया उसको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों में से जो हायर आया वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलो अब डेबिट साइड पे जाओ, कौन सा खर्चा पहला माइनस होगा? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय, बोलो पेड बाय ओनर। अच्छा ये माइनस किया, इसमें से तो क्या मिल गया? एनएवी मिल गया, एनएवी बराबर है, ये एनएवी आ गया, ठीक है, एनएवी आ चुका मेरे पास। क्या मैंने सारे खर्चे माइनस कर दिए यहां से? आंसर इज नो भाई, अभी तक तो एक ही खर्चा माइनस किया है, कौन सा? म्युनिसिपल टैक्स। अब है ना, अब मैं आपको बात कर रहा हूं 2001 के पहले की, 2001 वो साल में ना, पहले उसके पहले क्या होता था? एनएवी में से ना, एनएवी में से टोटल आपको 10 खर्चे माइनस करने मिलते थे। कितने? 10। ये सेक्शन था 24(1) से लेके 24(1)(10). 10 खर्चे थे, मतलब इसमें क्या क्या आ गए? रिपेयर्स का खर्चा आ गया, कि आपने घर का कुछ रिपेयर करवाया, फिर आपने घर का इंश्योरेंस लिया तो वो खर्चा आ चुका। ऐसे टोटल कितने खर्चे थे? 10 खर्चे थे जो आपको माइनस करने मिलते थे। अब लोगों ने क्या किया था, लोग देखो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे ना, क्रेडिट साइड पे चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है क्या, हमारी रेंट कंपेयर होने वाली है गवर्नमेंट रेंट के साथ। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप अपनी इनकम कम दिखा सको। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया था? खर्चे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। रिपेयर्स का खर्चा नहीं होता था तो भी फेक बिल बना के माइनस करते थे। सोचो आपको एक्चुअल रेंट आ रही है 25 लाख, रिपेयर का खर्चा 20 लाख बता दिया। लोग क्या करते थे? फेक एक्सपेंसेस माइनस कर देते थे, हुए नहीं है खर्चे लेकिन तो भी माइनस करते थे। तो अब गवर्नमेंट को पता चला कि देखो हमने क्रेडिट साइड से तो चोरी बचा दी, गवर्नमेंट को पता है क्रेडिट साइड से चोरी नहीं हो सकती, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया? डेबिट साइड से चोरी करना स्टार्ट किया। तो इसीलिए ना, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये 10 के 10 सेक्शन हटा दिए, 10 के 10 सेक्शन हटा दिए और बोला कि अब से हम तुम्हें एनएवी में से डिडक्शंस देंगे माइनस करने, बस सिर्फ 2 ही चीजें माइनस करने देंगे, एक 24A सेक्शन में देंगे और दूसरी 24B में। खत्म। 2 ही खर्चे और माइनस करने मिलेंगे, मतलब इन शॉर्ट आपको टोटल 3 खर्चे माइनस करने मिलते हैं। कौन से 3? म्युनिसिपल टैक्स, 24A एंड 24B। अब क्वेश्चन आ रहा है सर क्या है ये 2 खर्चे? तो जो दूसरा खर्चा है पहले मैं वो लिख रहा हूं, आपको माइनस करने मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब क्या? अगर आपने लोन लिया है, किसके लिए? हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो हम आपको इंटरेस्ट जो आप पे करोगे वो माइनस करने देंगे। तो पहला तो इंटरेस्ट माइनस करने मिल जाएगा। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट को लेके, कि हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे ऑन ड्यू बेसिस। मतलब क्या ड्यू बेसिस? मतलब क्या? जैसे ही आपकी इंटरेस्ट क्या हो गई है, पेबल, माइनस कर सकते हो। तो आपको हम इंटरेस्ट माइनस करने देंगे ऑन ड्यू बेसिस। 2 खर्चे हो गए, एक म्युनिसिपल टैक्स सिखा दिया और एक इंटरेस्ट सिखा दिया। अब क्या माइनस होगा? और एक चीज। तो अब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डाल दिया, क्या? ध्यान से सुनना, कि अब जितने भी खर्चे आपके बच गए, रिपेयर, इंश्योरेंस, XYZ और जो भी एक्सपेंसेस है, सारे खर्चे भूल जाओ, और वो सारे खर्चों के बदले में हम आपको दे देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, फ्लैट, स्टैंडर्ड, फिक्स, पहले से ही, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं, फ्लैट। कितना? 30% ऑफ NAV। जो भी आपका NAV आया उसका 30% ले लो। सो फॉर एग्जांपल योर NAV इज 10 lakhs, नाउ योर स्टैंडर्ड डिडक्शन इज फिक्स। कितना? 3 लाख रुपया आ जाएगा। खत्म। अब सर हमें एक डाउट आ रहा है कि हमारे जो रिपेयर्स के खर्चे हैं वो हमारे 10 लाख का इनकम था NAV, और हमारे रिपेयर्स के खर्चे 5 लाख हुए हैं, कितना माइनस करने मिलेगा? 3 लाख। सर हमारे रिपेयर्स के खर्चे 2 लाख हुए हैं,
3 लाख। सर हमारे रिपेयर्स के खर्चे ही नहीं हुए, 3 लाख। फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन। हमें चाहिए ही नहीं कि तुम ज्यादा कुछ एक्सपेंसेस माइनस करो, बाकी जितने भी खर्चे हैं, रिपेयर्स का खर्चा ले लो, इंश्योरेंस का खर्चा ले लो, एक्स वाई जेड जो भी खर्चे होंगे सब भूल जाओ। सबके बदले में क्या दे रहे हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। खत्म। स्टैंडर्ड फ्लैट डिडक्शन मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कितना इजी पीएनएल है अपना। गवर्नमेंट रेंट, एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया, एनएवी मिला, स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाया, इंटरेस्ट हटाया, फाइनल आंसर आ गया, खत्म। कितने खर्चे माइनस करने मिल रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी में? 3। पहला म्युनिसिपल टैक्स, दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन, तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, खत्म। अब तुम सोचो, अब तुम ना पीएनएल के क्रेडिट साइड से चोरी कर सकते हो, ना पीएनएल के खर्चे ज्यादा दिखा रहे थे ना तुम लोग, डाल दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट, खत्म। और अब आपका फाइनल आंसर जो है ना, फाइनल आंसर, यह आंसर पॉजिटिव आ सकता है, यह आंसर नील आ सकता है, या यह आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका एनएवी 10 लाख है, यह स्टैंडर्ड डिडक्शन 3 लाख हो गया। समझो आपकी इंटरेस्ट जो है वो 4 लाख है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर 3 लाख आ गया। बट समझो आपकी इंटरेस्ट ही 10 लाख है, तो आपका फाइनल आंसर नेगेटिव 3 लाख आ गया। आपकी इंटरेस्ट जो है वो 7 लाख है, तो फाइनल आंसर नील आ गया। अगर आपकी इनकम ज्यादा है, आपके एक्सपेंसेस कम है, तो ये 3 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो आपको 3 लाख रुपए का लॉस आया, लॉस। ये लॉस आप दूसरी इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हो। सर अगर हमारी दूसरी इनकम नहीं है तो नेक्स्ट ईयर इसको कैरी फॉरवर्ड करो और नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ करो। और नील आया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आया तो टैक्स देना पड़ेगा, और नेगेटिव आया तो आपको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करने मिलेगा। बोलो ये गया आपके भेजे में गया? इधर तक कुछ भी पहले डाउट हो तो आप मुझे पूछो, एक भी पॉइंट में। पक्का क्लियर है सबको? अब है ना, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट जीएवी। थोड़ा सा हैवी है ये। क्या सिखाने जा रहा हूं मैं आपको? हाउ टू कैलकुलेट जीएवी। व्हाट इज जीएवी? फुल फॉर्म मत बताना। गवर्नमेंट रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो अभी मेरे को सिखाना पड़ेगा ना व्हाट इज गवर्नमेंट रेंट एंड व्हाट इज योर एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट तो ठीक है आपको जो मिली वो, बट व्हाट इज गवर्नमेंट रेंट? गवर्नमेंट कैसे अपना रेंट निकालेगा, तो वो मेरे को आपको सिखाने का है। स्टार्ट करते हैं जीएवी का कैलकुलेशन। नोट, किसके ऊपर नोट है ये? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। स्टेप नंबर 1 हम क्या निकालेंगे? स्टेप नंबर 1 में बोलेंगे जरा, गवर्नमेंट रेंट सिखाऊंगा आपको मैं। और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? तो स्टेप नंबर 2 में यू विल राइट एक्चुअल रेंट फॉर द पीरियड प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट। एक्चुअल रेंट लिखनी है, शॉर्ट में ले समझो ना, एक्चुअल रेंट लिखनी है। अब से स्टेप नंबर 1 को हम गवर्नमेंट रेंट नहीं बोलेंगे, बहुत फालतू नाम लगता है गवर्नमेंट रेंट, इसको थोड़ा अच्छा नाम देते हैं। अब से हम इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? कौन एक्सपेक्ट कर रहा है ये रेंट? गवर्नमेंट, कि इतना रेंट तो मिलना चाहिए, इसीलिए एक्सपेक्टेड रेंट। ब्रैकेट में सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूं, क्या? गवर्नमेंट रेंट। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम में डोंट यूज वर्ड गवर्नमेंट रेंट। एग्जाम में क्या यूज करोगे बोलो? एक्सपेक्टेड रेंट।
अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट कैसे मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट है ना, एक्सपेक्टेड रेंट पहले आपको दो चीजों को कंपेयर करना है, ए एंड बी। फिर आपको लेना है अमाउंट एट सी। व्हाट इज सी? हायर ऑफ ए और बी, और जो सी में अमाउंट आया उसको डी के साथ कंपेयर करना है, और फाइनली आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। और क्या होगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट? तो एक्सपेक्टेड रेंट होगा लोअर ऑफ सी और डी। मतलब आपको एक्सपेक्टेड रेंट तीन चीजों को कंपेयर करके मिलेगा। क्या है वो तीन चीजें? ए, बी एंड डी। क्योंकि सी तो क्या है, ए और बी में से जो हायर आया वो है रे। सो हाउ यू विल गेट एक्सपेक्टेड रेंट? बाय कंपेयरिंग थ्री थिंग्स। तीन चीजों को कंपेयर करके आपको एक्सपेक्टेड रेंट मिलेगा। क्या है वो तीन चीजें? ध्यान से सुनना। उसमें से पहली चीज है म्युनिसिपल वैल्यू। सर ये तो अभी अभी सुना हमने, क्या है म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या है? लोकल अथॉरिटी के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी, प्रॉपर्टी की वैल्यू मतलब रेंट कितना आ सकता है, दैट इज म्युनिसिपल वैल्यू। अच्छा, ये म्युनिसिपल वैल्यू उन्होंने क्यों निकाला था? प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? इट इज सम परसेंटेजेस ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। अब गवर्नमेंट ने क्या किया पता है? गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल वैल्यू को बेस बना लिया खुद की रेंट निकालने के लिए। गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल वैल्यू को क्या बना लिया? बेस। क्यों? खुद की रेंट निकालने के लिए। अपने को चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट। ये कौन बताएगा हमें? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि पहले तो आप चेक करो कि आपके प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है। तो गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल वैल्यू को बेस बना लिया। अंडरस्टैंड? इन्होंने म्युनिसिपल वैल्यू क्यों निकाला था? टू कलेक्ट म्युनिसिपल टैक्स। उनको म्युनिसिपल टैक्स चाहिए, इसीलिए म्युनिसिपल वैल्यू निकाला। किसने? लोकल अथॉरिटी ने। तो लोकल अथॉरिटी ने म्युनिसिपल वैल्यू निकाला टू कलेक्ट म्युनिसिपल टैक्स। गवर्नमेंट ने क्या किया? म्युनिसिपल वैल्यू को बेस बनाया खुद की रेंट निकालने के लिए। ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है? कंपेयर योर म्युनिसिपल रेंट विथ और म्युनिसिपल वैल्यू विथ फेयर रेंट। प्लीज डोंट यूज वर्ड फेयर वैल्यू। जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूं वही वर्ड्स यूज कर रहा हूं। आप क्या करते हो? मार्केट वैल्यू लिख देते हो। इट इज नॉट मार्केट वैल्यू, इट इज म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट है, आप लिख देते हो फेयर वैल्यू। अंडरस्टैंड? फेयर रेंट वर्ड यूज करो। अच्छा, व्हाट इज फेयर रेंट? एक सिंपल लाइन में आपको बोलूं, फेयर रेंट और कुछ नहीं है, दिस इज योर मार्केट रेंट। मतलब क्या? रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। वापस से बोलेंगे, क्या बोला मैंने? रेंट ऑफ इन सेम लोकेलिटी। शॉर्ट में मार्केट में क्या भाव चल रहा है, मार्केट में क्या रेंट चल रहा है ना वो। नाउ अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली इन सेम लोकेलिटी यू विल नॉट गेट सिमिलर प्रॉपर्टी, बट एटलीस्ट यू कैन फाइंड आउट पर स्क्वायर फीट रेंट कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है। इफ सपोज देयर इज अ प्रॉपर्टी नियर बाय एंड वो प्रॉपर्टी का अभी भाड़ा पर स्क्वायर फीट चल रहा है फॉर एग्जांपल 150, एंड आपकी जो प्रॉपर्टी है वो समझो 1000 स्क्वायर फीट है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 150 कर दो, दैट इज योर फेयर रेंट। फेयर रेंट किसको बोलते हैं? मार्केट में जो रेंट चल रहा है वो। पहले दो चीजों को कंपेयर करना है। पहली चीज क्या है? बोलो फटाफट से। म्युनिसिपल मार्केट होना ना, म्युनिसिपल वैल्यू। क्या है पहली चीज? म्युनिसिपल वैल्यू। कंपेयर करना है किसके साथ? बोलो फेयर, विच एवर इज हायर। और हायर जो है ना, हायर, उसको कंपेयर करना है, बोलो किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। बोलो किसके साथ कंपेयर करना है? स्टैंडर्ड रेंट। सिखाता हूं क्या है। पहले स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है, और इन दोनों में से क्या लेना है? इन दोनों में से क्या लेना है? चलो पहले दो चीजों को क्या कंपेयर करना है? बोलो म्युनिसिपल या फेयर, विच एवर इज, और उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे? विच एवर इज। क्या मिल गया हमें? और एक्सपेक्टेड रेंट अपना बन गया स्टेप नंबर 1, मतलब गवर्नमेंट का रेंट आ गया। अब गवर्नमेंट रेंट किसके साथ कंपेयर करेंगे?
लाउडर। इन दोनों में से क्या सिलेक्ट करेंगे? हायर। वो क्या बनेगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद तो फॉर्मेट आपको पहले से ही पता है। ये बैठा दिमाग में। एक मिनट। पहले दो चीजों को कंपेयर करना है, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। पहले दो चीजों को कंपेयर करना है। पहली दो चीजें क्या है? नंबर 1, बोलो फटाफट बोलते जाओ। और विच एवर इज, उसको कंपेयर करेंगे विथ विच एवर इज, क्या मिलेगा हमें? उसको कंपेयर करेंगे विथ विच एवर इज, मिल गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बट जितना लग रहा है उतना इजी नहीं है, और भी स्टेप्स बाकी है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? ध्यान से सुनो। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, जो सिटीज है लाइक मुंबई, और यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिल्ली, जो मेट्रो सिटीज है जहां पे प्रॉपर्टीज का डिमांड जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अब जैसे मुंबई जैसे सिटी में कहना इसे प्रॉपर्टी भाड़े पे मिलना, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि क्या हो रहा है, एक तो लोग यहां पे शिफ्ट होते जा रहे हैं मुंबई में, और दूसरा आधे से ज्यादा मुंबई रीडेवलपमेंट में है। अब जो लोग रीडेवलपमेंट में उनको भी प्रॉपर्टी भाड़े पे चाहिए, जो लोग बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी प्रॉपर्टी भाड़े पे चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि मुंबई में ना प्रॉपर्टीज का डिमांड बहुत ज्यादा है। अब हुआ ये कि फॉर एग्जाम्पल आई एम ओनिंग वन प्रॉपर्टी एंड मैंने सोहम आपको वो प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है। आप वहां पे रह रहे हो अभी प्रॉपर्टी में, एंड मंथली रेंट इज 50,000 रुपीज। अब मुझे पता चला क्या कि प्रॉपर्टी का डिमांड बहुत ज्यादा है। समझो प्रीत मुझे मिलने आया, प्रीत ने बोला कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो तो बताओ, मैं आपको भाड़ा 80,000 देने के लिए तैयार हूं, 1 लाख देने के लिए तैयार हूं। अभी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस तो बढ़ेगा ना। अब मैंने क्या किया, मुझे पता है मैं ओनर हूं, मुझे पता है प्रॉपर्टी का डिमांड ज्यादा है, मैं गया सोम के पास, मेरा और उसका अग्रीमेंट था क्या कि उससे मैं 50,000 रेंट चार्ज करेगा। देयर इज अग्रीमेंट, इट इज इन राइटिंग। बट मैंने सोम को बोल दिया, सोम अब नेक्स्ट मंथ से रेंट हो जाएगा 2 लाख रुपया। सोहम नेक्स्ट मंथ से रेंट कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया। अग्रीमेंट में लिखा है 50, मैं बोल रहा है 2 लाख। चाहिए तो रहे, नहीं तो निकल। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये निकला तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे दूसरा टेनेंट मिल जाएगा और मैं उसको भाड़े पे दे दूंगा और ज्यादा रेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये तो क्या हो रहा है कि ओनर लोग सिचुएशन का फायदा ले रहे हैं। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? टेनेंट का। तो अब है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया है, टेनेंट के सेफ्टी के लिए, टेनेंट को ध्यान में रख के एक एक्ट बनाया है जिसका नाम है रेंट कंट्रोल एक्ट। बोलो क्या बनाया है? रेंट कंट्रोल एक्ट। अब सोहम मैं आपके पास आया, मैंने आपको क्या बोला? कल से भाड़ा नहीं, नेक्स्ट मंथ से भाड़ा 2 लाख। अब देखो ये तो आपके साथ गलत हो रहा है। मैंने आपके बोला है 50,000 और अभी मैं बोल रहा हूं 2 लाख। आप क्या कर सकते हो सोहम, आप जा सकते हो अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट एंड आप वहां पे जाके बोल सकते हो कि ये ओनर जो है ना मुझसे ज्यादा रेंट चार्ज कर रहा है। अब रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एक रेंट फिक्स करेंगे। ये समझो उन्होंने रेंट फिक्स की, एग्जांपल ले रहा हूं 55,000। इसका मतलब क्या, अब मैं आपसे 55,000 से ज्यादा नहीं ले सकता। जो रेंट फिक्स हुई है कहां पे? अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, उस रेंट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। उस रेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। और अब सोहम मैं आपसे 55,000 से ज्यादा नहीं ले सकता हूं, मैं आपसे 55,000, इधर देख रहे भाई, मैं आपसे 55,000 से ज्यादा रेंट नहीं ले सकता हूं। और प्लस ध्यान से सुनना, अब अगर सोहम का अग्रीमेंट खत्म हो गया और सोहम ये प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया, और सपोज अभी नया टेनेंट आया है प्रीत, क्या मैं इससे 55,000 से ज्यादा ले सकता हूं? आंसर इज यस, उससे मैं ले सकता हूं। और उसको अगर रेंट चाहिए कि फिक्स हो जाए तो तू जा भाई रेंट कंट्रोल एक्ट में। बैठा दिमाग में बैठा आपके। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? स्टैंडर्ड रेंट सिंपल सा एक लाइन बोल रहा हूं, रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। आई रिपीट अगेन, मैंने सोहम को बोला था भाई मैं तेरे से भाड़ा लूंगा 50,000, मैंने उसको बोला कल से भाड़ा हो जाएगा 2 लाख रुपया। ये गया रेंट कंट्रोल एक्ट में, इसने वहां पे रेंट फिक्स करवाई, वहां से रेंट फिक्स हुई 55। मैं अब सोहम आपसे 55,000 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता हूं। जो अमाउंट फिक्स हुआ है अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट
वो है स्टैंडर्ड रेंट। अब सपोज कि इसका और मेरा अग्रीमेंट खत्म हो गया, ये गया, नया टेनेंट आया, क्या मैं इसे 90,000 चार्ज कर सकता है? यस कर सकता है। गया भेजे में, एक मिनट, वापस से स्टेप नंबर 1 पे ही दो चीजों को पहले कंपेयर करो। पहली चीज क्या है? कंपेयर विथ फेयर रेंट, विच एवर इज, कंपेयर विथ विच एवर इज, क्या मिलेगा अपने को? मिल गया, गवर्नमेंट रेंट मिल गया अपने को। इतना रेंट तो कहने से प्रॉपर्टी से मिलना ही, और अब उसको कंपेयर करो विथ एक्चुअल रेंट, उसको कंपेयर करो विथ एक्चुअल। व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? रेंट ऑफ प्रॉपर्टी एज पर लोकल अथॉरिटी। अच्छा, ये लोग क्यों रेंट निकालते हैं लोकल अथॉरिटी? म्युनिसिपल टैक्स कलेक्ट करने के लिए। म्युनिसिपल टैक्स क्या है? इट इज सम परसेंटेजेस ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। चलो, व्हाट इज फेयर रेंट? फेयर रेंट क्या है? मार्केट में जो रेंट चल रहा है वो। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। बोलो, गया भेजे में सब क्या? अब है ना, अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स रख रहा हूं, दो एग्जांपल्स समझो। केस 1, आपको बोला गया है कि एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट इज 1,15,000। मैंने एक्सपेक्टेड रेंट दिया है डायरेक्टली, मतलब क्या? वो तीन चीजों को कंपेयर करके ही दे दिया। क्या क्या तीन चीजें? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। तीनों को मैंने कंपेयर करके ही आपको बता दिया है। क्या? एक्सपेक्टेड रेंट इज 115, डायरेक्टली दे दिया है मैंने। एंड फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्चुअल रेंट इज 10,000 रुपया पर मंथ। अब मैं आपको ये वाले एग्जांपल में पूछूं कि व्हाट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू? बोलो क्या होगा? बोलो कितना होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू? बहुत इजी है, बोलो 1 लाख। अरे कैसे 1,15,000 होगा रे? 1,20,000 होगा। एक्सपेक्टेड रेंट 1,15,000 है पर एनम। रेंट मैंने दिए पर मंथ। पर मंथ मतलब मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब होगा 1,20,000। 1,20,000 और 1,15,000 विच एवर इज हायर, यानी से 1,20,000। मैंने तुम्हें स्टेप 1 डायरेक्टली दे दिया है, फाइनल अमाउंट 1,15,000। मैंने तीन चीजें नहीं दी आपको, क्वेश्चन में तीन चीजें दी होगी, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। चलो सेकंड केस समझो। एक्सपेक्टेड रेंट इज 1,25,000 एंड योर एक्चुअल रेंट इज 10,000 रुपीज पर मंथ। बोलो व्हाट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन दिस केस? परफेक्ट, 1,25,000। 1,25,000 इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलो, ये दो एग्जाम्पल में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछो, पहले कुछ भी डाउट हो तो पूछो। नहीं पक्का? अब मैं चीजें ऐड करूंगा फॉर्मेट के अंदर, तो थोड़ा सा ध्यान आपका ज्यादा चाहिए अभी। चलो, अब मुझे क्या ऐड करना है यहां पे, ध्यान से सुनो। अब है ना, अब आपको स्टेप 2 जो है ना, स्टेप 2, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या? अनरियलाइज्ड रेंट। बोलो क्या माइनस करना पड़ेगा? लाउडर। व्हाट इज अनरियलाइज्ड रेंट? अनरियलाइज्ड रेंट मतलब ऐसी रेंट जो आपको मिलने वाली ही नहीं है। अब आप अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, डेटर्स पैसा देने वाला ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम? बैड डेट्स। दिस इज बैड डेट्स। ऐसा रेंट जो आपको मिलने वाला ही, दैट इज अनरियलाइज्ड। सुनो, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है क्या, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च यू आर गोइंग टू रिसीव इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अंडरस्टैंड दिस रेंट इज नॉट अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड मतलब क्या? मिलने ही नहीं वाला है। वो रेंट आपको माइनस करना है। वो रेंट क्या करना है आपको? माइनस। बस उतना ही करना है। स्टेप 2 में माइनस कर देना है। अनरियलाइज रेंट अगर है, इफ एनी, तो माइनस करो। अब आपको ये अनरियलाइज रेंट है ना, माइनस करने तभी मिलता है जब कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होगा।
और ये कंडीशंस जो है ना वो दी गई है इन रूल नंबर 4। आपको पता है मैंने बोला था इनकम टैक्स एक्ट होती है और इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं। तो देयर इज वन रूल, रूल नंबर 4, जिसमें ये कंडीशंस दी है। क्या है कंडीशंस, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। अब मैं जा रहा हूं नीचे वापस से, 2 एग्जांपल्स और ऐड कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3। थोड़ा सा ध्यान ज्यादा समझो। ये है 1,15,000, यहां पे भी है 1,15,000। दिस इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। इतना रेंट तो आपको मिलना ही चाहिए। अब महीने का जो आपका रेंट है वो है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। अब मैं क्वेश्चन में केस में ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं, अनरियलाइज्ड रेंट। चलो फर्स्ट और सेकंड केस में देयर इज नो अनरियलाइज्ड रेंट, थर्ड केस में देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ 3,000। इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा अमाउंट, फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा अमाउंट, स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट 1,15,000। स्टेप नंबर 2 में 1,20,000 माइनस 3 मतलब 1,17,000। बोलो क्या आ जाएगा आपका जीएवी, क्या आ जाएगा 1,17,000। और अब सेकेंड केस में स्टेप नंबर 1 1,15,000, स्टेप नंबर 2 1,20,000 माइनस 7,000 है, 7,000 तो कितना हो गया 1,13,000। तो आपका जीएवी क्या हो जाएगा 1,15,000। चलो इजी है इतना, समझा कि नहीं समझा। अब एक लास्ट चीज ऐड करनी है, ये समझ गए तो तुम्हारा फॉर्मेट खत्म हो गया, ये समझ गए तो केस अभी खत्म फिर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कोई पूछे व्हाट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, व्हाट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी तक तो ये है क्या, आइदर अमाउंट एट स्टेप 1 और अमाउंट एट स्टेप 2 whichever is higher. What is step 1? Expected rent. What is step 2? Actual rent minus unrealized rent if any. अब अगर है ना, अब अगर जो अभी पॉइंट सिखा रहा हूं वो नहीं है क्वेश्चन में, अभी जो सिखाऊंगा वो नहीं है तो हो गया जीएवी खत्म, आ गया अपना। बट अब जो पॉइंट मैं सिखा रहा हूं, अब जो पॉइंट मैं सिखा रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन में है, अगर वो क्वेश्चन के अंदर है तो आपको इधर बनाना पड़ेगा स्टेप नंबर 3। अगर अब जो पॉइंट सिखा रहा हूं वो नहीं है तो जीएवी बन जाएगा स्टेप नंबर 3। अगर जो पॉइंट अभी सिखा रहा हूं वो क्वेश्चन में है तो जीएवी बन जाएगा स्टेप नंबर 4। बराबर। अब क्या है ये पॉइंट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या है ये पॉइंट, ये पॉइंट है स्टेप नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ये पॉइंट है वैकेंसी का। बोलो क्या पॉइंट है, बोलेंगे मेरे साथ, वैकेंसी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज वैकेंसी। तो सोम वैकेंसी का मतलब है कि ओनर जो है ना, ओनर वो प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहता है पर दे नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कोई टेनेंट नहीं मिल रहा, उसको कोई टेनेंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो प्रॉपर्टी भाड़े पे दे नहीं पा रहा है। मतलब समझो कि मैंने प्रॉपर्टी आपको भाड़े पे दिया, अब आप छोड़ के चले गए, अब मैं नया टेनेंट ढूंढ रहा है लेकिन कोई टेनेंट ही नहीं मिला। अब टेनेंट नहीं मिला, इसमें मेरी गलती है कि नहीं है? नहीं है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। तो देखो हुआ क्या, समझना, सबका ध्यान इधर है, सबका ध्यान इधर। मैं लिख रहा हूं यहां पे और एक केस, ये आपका थर्ड केस हो गया था, ये थर्ड केस था और ये फोर्थ केस था, ठीक है। अब मैं 2 केस और ऐड करूंगा, पहले मैं 5th केस ऐड कर रहा हूं। 5th केस में समझो ऐसा हुआ कि 1,15,000 एक्सपेक्टेड रेंट था, एक्सपेक्टेड, और मेरा महीने का जो रेंट था ना वो था 10,000 रुपया पर मंथ। नाउ देयर इज नो अनरियलाइज्ड रेंट, बट देयर इज वेकेंसी पीरियड। वेकेंसी पीरियड का मतलब क्या, मैं टेनेंट ढूंढ रहा है पर मुझे कोई टेनेंट मिल नहीं रहा है।
कितना टाइम ऐसा चला, समझो 2 महीना ऐसा चला, 2 महीना। अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। इधर मुझे बताओ व्हाट इज अमाउंट एट स्टेप नंबर 1, व्हाट इज अमाउंट एट स्टेप नंबर 1, बोलो फटाफट। 1,15,000। So can I say this is rent which is expected by government from you? So you should get at least 1,15,000. But in step number 2, understand you are receiving rent. Can I say only for 10 months? Why only for 10 months? Because property is vacant for 2 months. So आपको इधर rent कितनी मिली? 1 लाख। Yes or no? अब मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर हम नॉर्मल रूल ही अप्लाई कर दे, क्या व्हाट इज योर जीएवी स्टेप 1 स्टेप 2 विच एवर इज हायर, क्या आ जाएगा जीएवी 1,15,000। अब थोड़ा सा ना अपना दिमाग चलाओ, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। ये 1,15,000 जो जीएवी आ रहा है यहाँ पे, स्टेप 1 स्टेप 2 विच एवर इज हायर, स्टेप 1 स्टेप 2 विच एवर इज हायर, तो 1,15,000 अपना जो जीएवी आ रहा है, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ फ्रेंड्स। यहाँ पे असेसी जो है ना, वो क्या बोल रहा है कि मुझे कम रेंट मिला है, मुझे रेंट 1 लाख मिला है, बट इसमें मेरी कोई गलती, एटलीस्ट गवर्नमेंट आप समझो, यहां पे मेरी कोई गलती नहीं है। मैं प्रॉपर्टी भाड़े पे देना चाहता था, बट मुझे कोई टेनेंट मिला नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट है। गवर्नमेंट आप मुझे यहां पे कुछ रिलीफ दो। आप ये चीज को समझो कि मुझे 1 लाख रेंट मिला है, बट दैट इज 10 मंथ्स रेंट एंड 1,15,000 इज कैन आई से 12 मंथ्स रेंट। सो एक्सपेक्टेड रेंट इज ऑफ 12 मंथ्स, एक्चुअल रेंट इज ऑफ 10 मंथ्स। गवर्नमेंट आप समझो 2 महीना मैं तो रेडी था प्रॉपर्टी भाड़े पे देने के लिए, टेनेंट नहीं मिला, इसमें मैं क्या करूं? तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, ध्यान से सुनो, कि अगर असेसी तू ये प्रूव कर देता है, ध्यान से सुनना, अगर असेसी तू ये प्रूव कर देता है कि यू आर रिसीविंग लोअर रेंट ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी, अगर तुझे कम रेंट मिला है और वो कम रेंट मिला है ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी, हम तुझे रिलीफ दे दें। हम तेरा जीएवी जो है ना वो 1,15,000 नहीं लेंगे, हम 1 लाख ले लेंगे क्या, बट तुझे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा क्या, कि तुझे लोअर रेंट मिला है और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन क्या है, वेकेंसी। अगर असेसी तूने ये प्रूव कर दिया ना, यू आर रिसीविंग लोअर रेंट ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी, चल हम तुझे ना बेनिफिट दे देंगे और हम तेरा जीएवी 1,15,000 नहीं लेंगे, 1 लाख। अब ध्यान से समझो असेसी कैसे प्रूव कर रहा है वो देखो। असेसी क्या बोल रहा है, कि अभी उसकी रेंट कितनी है, ये देखो स्टेप नंबर 3 आ रहा है, अभी उसको रेंट कितनी मिली है, बोलो रेंट कितनी मिली है, कहने से 1 लाख मिली है, 1 लाख। 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर उसको वो 2 महीने के लिए भी टेनेंट मिल जाता, अगर उसको 2 महीने के लिए भी टेनेंट, तो और कितना रेंट मिलता उसको, कहने से 20,000 एक्स्ट्रा रेंट मिलता, 20। और अगर 20,000 रेंट एक्स्ट्रा मिलता, इसका मतलब कहने से उसका जो स्टेप नंबर 2 में अभी अमाउंट 1 लाख आ रहा है ना, अगर वेकेंसी नहीं होता तो कहने से वो हो जाता है 1,20,000। हम सिर्फ ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कि अगर टेनेंट मिल जाता तो हमें कितना रेंट मिलता। और समझो ये अगर 1,20,000 होता और 1,20,000 और 1,15,000 हम कंपेयर करते, कहने से गवर्नमेंट रेंट से तो अपनी रेंट ज्यादा ही आ रही थी। मतलब अगर वैकेंसी नहीं होती, यानी से हमारी रेंट गवर्नमेंट रेंट से ज्यादा हो जाती है। तो अब हमने गवर्नमेंट को प्रूव करके दिखाया कि देखो कम रेंट क्यों मिला है हमें, वैकेंसी की वजह। अगर वैकेंसी नहीं होता तो हमारा रेंट आपके रेंट से तो ज्यादा ही हो जाता, और हम वो टाइम पे जीएवी क्या लेते, 1,20,000 लेते कि नहीं लेते। तो हम गवर्नमेंट कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला चल एक काम कर, अब तेरा जीएवी क्या हो जाएगा ये वाले केस में 1 लाख, ना के 1,50,000। लेकिन मैं एक और केस ऐड कर रहा हूं, 6th केस, ध्यान से समझना। समझो कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट इज 1,25,000 एंड जो आपका मंथली रेंट है वो है 10,000, और अब वेकेंसी है वापस से 2 मंथ्स का। चलो स्टेप नंबर 1 में अमाउंट क्या आएगा, स्टेप नंबर 1 में बोलो फटाफट से 1,25,000। स्टेप नंबर 2 में अमाउंट क्या आएगा, स्टेप नंबर 2 में 1 लाख। अब वापस से मैं गया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को बोल रहा हूं गवर्नमेंट मुझे कम रेंट मिला है बिकॉज ऑफ वेकेंसी। गवर्नमेंट ने क्या बोला, प्रूव कर कि तुझे कम रेंट मिला है ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी। वर्ड ओनली इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी आई एम गेटिंग लोअर अमाउंट ऑफ रेंट। अब मैंने गवर्नमेंट को प्रूव करना स्टार्ट किया, स्टेप नंबर 3 लिया मैंने, कितना था मेरा एक्चुअल रेंट 1 लाख,
उसमें मैंने ऐड किया, अगर वैकेंसी नहीं होता तो कितना रेंट मिलता, 20,000, यानी से टोटल हो जाता 1,20,000। अब थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा हो तो अगर वैकेंसी नहीं होता, अगर वैकेंसी नहीं होता तो मुझे कितना मिलता, 1,20,000। मेरा स्टेप नंबर 2 1,20,000 होता। अगर वो 1,20,000 भी होता ना तो वो टाइम पे भी करने से 1,25,000 ही सिलेक्ट होता। मतलब नाउ अंडरस्टैंड, आई एम रिसीविंग लोअर रेंट, मुझे 1,00,000 मिला है, 1,00,000 मुझे रेंट मिला है, उसका एक रीजन वैकेंसी है, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन। कहने से शायद मैंने पैसा कैश में भी लिया है, मुझे कम रेंट, अगर वैकेंसी नहीं होता तो सोचो ना कितना मुझे और रेंट मिलता, 20,000 मिलता, और ये 20,000 मतलब 1,20,000 हो जाता, तो मेरा स्टेप नंबर 2 कितना हो जाता, मेरा स्टेप नंबर 2 हो जाता 1,20,000। और 1,20,000 भी अगर हो जाता ना मेरा स्टेप नंबर 2, तुम समझो तो भी मेरा एक्सपेक्टेड रेंट से कम ही आने वाला था। मतलब आई एम रिसीविंग लोअर रेंट, उसका एक रीजन वैकेंसी है, बट दैट इज नॉट दी ओनली रीजन। हम अब असेसी तुझे कोई रिलीफ नहीं देंगे, और अब तेरा जीएवी क्या हो जाएगा, बोलो, 1,25,000। थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ यहां पे। आप है ना, आप स्टेप 3 है ना, स्टेप 3 में सिर्फ प्रूव कर रहे हो कि यू आर रिसीविंग लोअर रेंट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी। आपका स्टेप 3 सुनना बराबर से, आपका स्टेप 3 कभी भी जीएवी नहीं बनने वाला है। आपका स्टेप 3 कभी भी जीएवी नहीं होगा, वो दिमाग में डाल दो। जीएवी या तो स्टेप 1 होगा या तो स्टेप 2 होगा। स्टेप 3 में सिर्फ आप ये प्रूव कर रहे हो क्या, कि यू आर गेटिंग लोअर रेंट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी। अब ये तुम्हें लॉजिकली समझा कि नहीं समझा, इसी चीज को मैं फॉर्मूला में बना देता हूं अभी। देखो, इफ देर इज नो वैकेंसी है ही नहीं रे, तो क्या हो जाएगा, स्टेप 1 स्टेप 2 विच एवर इज हायर, खत्म। लेकिन अगर क्या है बोलो, वैकेंसी है, अगर वैकेंसी है तो हमें स्टेप 3 बनाना पड़ेगा। व्हाट इज स्टेप नंबर 3? वेरी सिंपल, स्टेप नंबर 2 ले लो, मतलब जो आपको एक्चुअली में मिला है, मेरे एग्जांपल में 1,00,000, और इसमें ऐड करो, क्या ऐड करो, वैकेंसी रेंट। मतलब बोलो इसका मतलब क्या, अगर वैकेंसी नहीं होता तो कितना रेंट मिलता। अरे समझ रहे हैं ना, मेरे एग्जांपल में 20,000 रे। अब तुम्हारा अगर ये अमाउंट जो आया आफ्टर एडिंग वैकेंसी रेंट, इफ सपोज योर अमाउंट इज मोर देन और इक्वल टू स्टेप 1, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट जितना है या उससे ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो, एक्सपेक्टेड रेंट या उससे ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या नहीं से अब हमने प्रूव कर दिया है क्या, कि यू आर गेटिंग लोअर रेंट ओनली बिकॉज ऑफ। तो अगर मेरा, बोलो कौन सा स्टेप नंबर 3 इज मोर देन और इक्वल टू स्टेप नंबर 1, मतलब गवर्नमेंट रेंट जितना है, एक्सपेक्टेड रेंट जितना है या उससे ज्यादा है। अरे यार ओए, ये स्टेप 3 120 अगर मेरा स्टेप नंबर 1 से ज्यादा है, मतलब मैंने प्रूव कर दिया। नाउ व्हाट विल बी माय जीएवी, स्टेप नंबर 2 विल बी माय जीएवी। अरे एक्चुअल रेंट रिलीफ मिला, एंड अगर स्टेप नंबर 3 इज लेस देन स्टेप नंबर 1 तो मेरा जीएवी क्या होगा, बोलो, स्टेप नंबर 1। अरे स्टेप 3 कभी जीएवी नहीं बनेगा रे, तुम देखो ना इधर, ये स्टेप 3 है मेरा। अब स्टेप 3 अगर मेरा स्टेप नंबर 1 से ज्यादा है या इक्वल हो जाता है तो फिर स्टेप नंबर 2 मेरा जीएवी बनेगा। एंड अगर स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 1 से कम है, तो स्टेप नंबर 1 मेरा जीएवी बनेगा। तुम्हें समझा कि नहीं समझा? मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर्मूला छोड़ो, लॉजिकली समझाओ तो मैं आगे बढ़ूं। पक्का लॉजिकली समझा पूरा, ये लॉजिकली समझा कि नहीं? फॉर्मूला तो थोड़े टाइम में बैठ जाएगा दिमाग में, बट ये लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है, बराबर। ये इससे मैं आगे बढ़ सकता हूं अभी। अगर समझो क्वेश्चन में वैकेंसी नहीं है तो 1 2 विच एवर इज हायर, वैकेंसी है तो स्टेप 3 आएगा। बोलो ये क्लियर है?
और अब जीएवी पता चल गया कैसे निकालना है। अब किधर जाओगे, ऊपर आ जाओ फॉर्मेट में वापस से। जीएवी मिल गया, माइनस क्या करोगे, म्युनिसिपल टैक्स। अच्छा, लास्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स इस साल भरा, माइनस कब करोगे, फ्यूचर का म्युनिसिपल टैक्स इस साल भरा, इस साल। फिर क्या मिलेगा बोलो, एनएवी। फिर क्या माइनस करोगे, आपको क्वेश्चन में ना ऐसा दिया है, रिपेयर का खर्चा इतना, इंश्योरेंस का खर्चा इतना, क्या करोगे, इग्नोर। क्यों, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना। और फिर क्या माइनस करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट बेसिस पे के ड्यू, ड्यू बेसिस पे। फॉर्मेट खत्म एलओपी का, एलओपी का फॉर्मेट खत्म हुआ। अब किसका फॉर्मेट बचा, एसओपी। चलो, एसओपी में क्या आएगा फॉर्मेट, बहुत इजी, बहुत इजी। एसओपी में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है, फॉर्मेट स्टार्ट कहां से होता है पता है, स्टार्ट एनएवी से। और इन्होंने प्रोविजन क्या बनाया है, एसओपी है प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तू खुद रह रहा है, चल एनएवी नील ले ले, खत्म। एनएवी नील, वहां से फॉर्मेट स्टार्ट होता है एनएवी से। इसका मतलब क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर समझो एक प्रॉपर्टी है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, थोड़ा सा समझो, क्या ये प्रॉपर्टी का तुम म्युनिसिपल टैक्स भरोगे क्या, म्युनिसिपल टैक्स, यस, बट तुम्हारा म्युनिसिपल टैक्स इसके ऊपर चला गया, थोड़ा सा सोचो, गया, म्युनिसिपल टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि फॉर्मेट स्टार्ट कहां से हुआ, एनएवी से। अच्छा, एनएवी के बाद बचा क्या, डिडक्शन। पहला डिडक्शन बताओ कौन सा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, बोलते जाओ फटाफट, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, लिख के कोई मतलब नहीं है, नील। अरे एनएवी नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील, तो बचा क्या अभी, एक ही चीज बची 24B, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब ये आया, अगर लोन है तो तुम्हें समझ में आ रहा है फाइनल आंसर नेगेटिव होगा, और लोन नहीं है तो फाइनल आंसर नील होगा, खत्म। मतलब एसओपी में कभी भी आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा, मतलब एसओपी में कभी इनकम नहीं होगी, एसओपी में हमेशा या तो लॉस होगा या तो नील होगा। क्यों लॉस क्यों होगा, इंटरेस्ट के वजह से, और नील क्यों होगा, लोन नहीं है तो जीरो। और ये इंटरेस्ट वापस से आपको माइनस करने मिलेगी ऑन ड्यू बेसिस। बोलो समझा, वापस मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या एसओपी प्रॉपर्टी का आप म्युनिसिपल टैक्स भरोगे कि नहीं भरोगे, हाँ या ना, प्रॉपर्टी है आपके पास, खुद रह रहे हो, भरना पड़ेगा उसका म्युनिसिपल टैक्स, यस, बट क्या उसका कोई बेनिफिट मिला फॉर्मेट में, नहीं, भूल जाओ, वो म्युनिसिपल टैक्स गया। क्यों, क्योंकि फॉर्मेट कहां से स्टार्ट हुआ है, एनएवी, और म्युनिसिपल टैक्स उसके ऊपर आता है, एनएवी नील बोल दिया है, तो इधर फाइनल आंसर या तो नेगेटिव आएगा या तो नील। और नेगेटिव और नील किसके वजह से पॉसिबल है, नील तो मतलब लोन ही नहीं है तो नील, और नेगेटिव किसके वजह से पॉसिबल है, एक ही चीज के वजह से, इंटरेस्ट। अगर लोन है तो ही नेगेटिव आ सकता है, नहीं तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अब सुनो, अब प्रीत जो है, समझो उसके पास 5 प्रॉपर्टी है। अब प्रीत को पता है क्या, भाड़े पे दिया, इनकम आएगी, टैक्स भरना पड़ेगा, पैसा बहुत है प्रीत के पास। प्रीत ने पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई रखी है। एक प्रॉपर्टी में 2 महीना रहता है, दूसरी प्रॉपर्टी में 2 महीना, तीसरी प्रॉपर्टी में 4 महीना, ऐसे करके पूरे साल पांचों प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई। कितनी प्रॉपर्टीज एसओपी रख रहा है, 5। क्यों ऐसा, क्योंकि उसको पता है पांचों प्रॉपर्टीज एसओपी होगी, फाइनल आंसर क्या होगा, या तो नील या तो, सोचो ना 2 मिनट के लिए, पांचों प्रॉपर्टी लोन पे है तो पांचों में नेगेटिव, लॉस बुक करता जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या, ओए 5 प्रॉपर्टीज है, पांचों की पांचों क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड, पांचों की पांचों सेल्फ ऑक्यूपाइड रख रहा है। अब यहां पे आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो, तो गवर्नमेंट का भी नुकसान है यार, ये तो तुम प्रोविजन का फायदा उठा रहे हो, पैसा इसके पास बहुत है, इनकम इसको चाहिए नहीं कहीं से भी, वो 5 प्रॉपर्टी है, भाड़े पे देके क्या करूं, पैसा पहले से ही बहुत है, रखो सेल्फ ऑक्यूपाइड, लॉस बुक करो, लॉस सेट ऑफ करो। कुछ समझ में आ रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने और एक कॉन्सेप्ट बनाया। आपको रहने के लिए कितनी प्रॉपर्टीज चाहिए बताओ, एक चाहिए, गवर्नमेंट ने बोला छोड़, एक नहीं 2 दिया तेरे को, एक नहीं 2 दिया। तू अगर 2 प्रॉपर्टीज एसओपी रखेगा ना, 2 चलेगा, बट अगर तूने 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज एसओपी रखा, अब रहने के लिए तुझे चाहिए 1, हमने दिए 2,
तूने अगर 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज एसओपी रखा ना, तो जितनी भी आपकी बाकी की प्रॉपर्टीज है ना, उसको हम मान लेंगे कि वो लेट आउट है, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या है वर्ड बोलो? डीम्ड टू बी लेट आउट। डीम्ड का मतलब क्या? अज्यूम, मान लेना। डीम्ड का मतलब क्या है? मान लेना, अज्यूम। है नहीं वैसा, मान लिया हमने। ये प्रॉपर्टीज है क्या? डीएलओपी है क्या? एक्चुअली में इट इज अ लेट आउट, इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बट हम उसको क्या मान रहे हैं? लेट आउट। मतलब आप मैक्सिमम कितनी एसओपी ले सकते हो? मैक्सिमम बोलो 2। अगर 2 से 5 प्रॉपर्टी है तेरे पास, पांचों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसमें से 2 एसओपी होगी और बाकी 3 क्या हो जाएगी? डीम टू बी लेट आउट। अच्छा, क्या ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में लेट आउट है कि नहीं है? नहीं है। हम मान रहे हैं क्या कि लेट आउट है। अब थोड़ा सा सोचो, इस पे प्रोविजंस कौन से लगेंगे? प्रोविजंस कौन से लगेंगे? एलओपी के एसओपी के? 100%। अरे भाई लेट आउट मानने का है तो फिर वही लगेगा ना, नहीं तो एसओपी के लगाना होता तो डीएलओपी का कॉन्सेप्ट क्यों डालते हैं? तो अब फॉर्मेट क्या हो जाएगा? डीएलओपी का फॉर्मेट क्या होगा? बोलो। स्टार्ट विथ माइनस क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। चलो माइनस किया, उसके बाद एनएवी, उसके बाद डिडक्शंस कितने? 24 स्टैंडर्ड, 30% ऑफ, 30% ऑफ, फिर क्या आएगा? 24 कितना? इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन से बेसिस पे? ड्यू बेसिस पे। आ गया ये फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इधर पॉजिटिव आ सकता है, नील आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। 2 मिनट सुनना, बहुत इजी हो जाएगा। क्या निकालने का है अभी अपने को? इधर जीएवी। जीएवी के लिए अपन ने को क्या पढ़ा है? नोट। थोड़ा सा दिमाग चलाने का है, थोड़ा सा दिमाग चलाने का है। जब आप नोट में जाओगे, जब आप नोट में जाओगे, जब आप नोट में जाओगे, क्या नहीं से स्टेप नंबर 1 निकालोगे? एक्सपेक्टेड रेंट। बोलो हाँ या ना। फिर एक्चुअल रेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अरे प्रॉपर्टी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हम मान रहे हैं कि लेट आउट है। खत्म। इसका मतलब क्या? व्हाट इज योर जीएवी? एक्सपेक्टेड रेंट इज योर जीएवी। खत्म हो गया। अरे 4 स्टेप करने की जरूरत ही, डायरेक्टली इधर लिख सकता हूं, व्हाट इज योर जीएवी? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट होगा? क्यों नहीं होगा? अरे है सेल्फ ऑक्यूपाइड। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका जीएवी, बहुत इजी। डीएलओपी में जीएवी इज व्हाट? एक्सपेक्टेड रेंट। और अब फाइनली तुम ये तीनों चीज को जब ऐड करोगे ना, समझो आपके पास 4 प्रॉपर्टीज है, एक लेट आउट थी उसमें से और 3 एसओपी थी। तो एक पे लेट आउट के प्रोविजन लगेंगे, 3 एसओपी में से 2 पे एसओपी के प्रोविजंस लगेंगे और एक पे डीएलओपी। तीनों आंसर निकालो, तीनों को ऐड करो, दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। गया भेजे में। मुझे सिर्फ ये बताओ ना, आपको पॉजिटिव इनकम आया तो फायदा है कि नेगेटिव आया तो फायदा है? आपका फायदा किसमें? नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव क्या करेगा? आप लोग दूसरे के सामने सेट ऑफ करेगा ना। एक लास्ट पॉइंट और फिर आप ये फॉर्मेट लिख लो। ये जो एसओपी है ना, एसओपी, उसमें या तो आंसर नील आएगा या तो नेगेटिव ही आएगा। पॉजिटिव कभी आएगा ही नहीं। और नेगेटिव किसके वजह से आएगा? बस ध्यान से सुनना, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, दिस इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 बीएसी। क्या था 115 बीएसी? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। पता है मैंने आपको बोला था, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आपके हाथ से कुछ बेनिफिट्स छीन लिए जाएंगे। बेनिफिट्स छीन लिए जाएंगे। अब बेनिफिट समझो कौन कौन से छीन रहे वो लोग आपसे। एसओपी का इंटरेस्ट का बेनिफिट आपके हाथ से छीन लिया गया है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, इफ यू आर अंडर 115 BAC and property self occupied, your final answer is always nil.
फाइनल आंसर इज ऑलवेज निल। अरे भाई नहीं मिलता है इंटरेस्ट। अच्छा अब गलती नहीं करने का, अब 115 बीएससी में जाने का तो एलओपी का इधर नील नहीं करने का रे। ओए एलओपी का इंटरेस्ट मिलता है, डीएलओपी का इंटरेस्ट मिलता है, क्या नहीं मिलता है? एसओपी का इंटरेस्ट। तो सर ये एसओपी का इंटरेस्ट कहां मिलेगा? ऑप्शनल स्कीम में। मतलब अगर आप 115 बीएससी से बाहर निकल रहे हो, यू आर ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 बीएससी, यू आर अंडर ऑप्शनल स्कीम, एसओपी का इंटरेस्ट मिलेगा। बट इफ यू आर अंडर बोलो डिफॉल्ट स्कीम, 115 बीएससी गया। बोलो समझा? पक्का? ये स्टार्ट है अभी तक, ये सबसे इजी चैप्टर है। तुम्हारी बैंड बजेगी बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन्स में। ये May 25 के जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनको एक बार पूछ लेना, हालत खराब हो जाएगी वो दो चैप्टर में। कॉन्सेप्चुअली जितना समझोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरे पास हर एक चीज का रीजन रहेगा, आप देखोगे मैं हर एक चीज आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करेगा। कुछ जगह पे प्रोविजंस के पीछे लॉजिक नहीं होता, मैंने पहले भी बोला, बट जहां जहां पे भी मेरे पास लॉजिक है ना, मैं आपको सब बता देगा। आप कितना ले सकता है ना उसके ऊपर है। मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअली, मैं हमेशा से टैक्स ऐसे ही सोचता हूं कि उसका रीजन पता होना तो समझ में आता है। तो जितना हो सके ना कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना एग्जाम में समझ कर पाओगे आप लोग। ये गया भेजे में, आज के दिन बैठ के घर जाके ये पढ़ना पड़ेगा अपने को, तो ही कल अपन समझ कर पाएंगे। चलो सेक्शन नंबर 23 पहले ये कॉपी करेंगे और फिर ये और ये एग्जाम्पल नीचे जो दिया है।